चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपके पास रिएक्शन हम पहले लिख लेते हैं। आपके पास अगर RCH डबल बॉन्ड CH3, मान लो आपके पास ये कोई एल्कीन है, ठीक है। आप उसकी पहले रिएक्शन कराते हो ओजोन के साथ, O3 ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं। यूजुअली यहाँ पे सॉल्वेंट रहते हैं, जैसे कि CH2Cl2, ये सॉल्वेंट है, और टेम्परेचर यहाँ पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। और ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में फिर यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, जैसे जिंक विद CH3COH, जिंक के साथ एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड आपके टूट जाते हैं और यहाँ पर आपको ये मिलता है RCH, वो डबल बॉन्ड टूट गया यहाँ का, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड O आ गया, और वहीं पे साथ में आपका ये डबल बॉन्ड टूट गया तो CH, और यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड O आ गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। इसका पहले प्रोसीजर जानेंगे और फिर हम आगे इसमें पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। ये लिखिए इतना। देखिए यहाँ पर आपकी ये एल्कीन इन CH2Cl2 और मीथेनॉल। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेसल कंटेनर के अंदर आपके एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन आपकी डिसॉल्व की हुई है CH2Cl2 या मीथेनॉल में। इसे ड्राई आइस में आपने रखा हुआ है, ये आपकी है ड्राई आइस। ड्राई आइस जानते हो किसको बोलते हैं? सॉलिड CO2 को बोलते हैं। जो सॉलिड CO2 होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -78 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो काफ़ी ठंडे उसमें हमने रखा हुआ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, ओजोन पास करते हैं। ओजोन पास करते हैं। अब कब तक ओजोन पास करेंगे, कैसे पता लगेगा? देखिए ओजोन जो होती है, ओजोन का अपना हल्का ब्लू कलर होता है। तो इसमें ओजोन, जब इसमें ओजोन पास कर रहे हैं तब वो ओजोन एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रही है। तो जब तक वो एल्कीन के साथ रिएक्ट कर रही है तब तक तो कंज्यूम होती जा रही है। लेकिन जब एक लिमिट के बाद ओजोन सारी की सारी एल्कीन आपकी कंज्यूम, सारी की सारी एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्ट कर चुकी होगी, तब जब हम ओजोन पास कर रहे होंगे वो रिएक्ट नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आपका बच जाएगा, है ना। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक ब्लू कलर आ जाएगा। ब्लू कलर आपका आ जाएगा। ब्लू कलर का मतलब है कि अब इसके अंदर एक्सेस ऑफ ओजोन आपकी हो चुकी है, ठीक। आप रिएक्शन को रोक देंगे। रिएक्शन को रोकने के बाद अब आप इसकी रिएक्शन यहाँ पर कराएंगे, किसके साथ? अब आप यहाँ पर रिएक्शन करा सकते हैं जिंक के साथ, जिंक विद CH3COH, आप इसके साथ रिएक्शन करा सकते हैं। या फिर आप किसके साथ करा सकते हैं, ये आप करा सकते हैं आप इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ, है ना।
अगर जिंक विद CH3COH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और अगर H2O2 के साथ कराते हैं तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? ओजोनोलाइसिस। ठीक है, जब रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो एल्कीन टूट जाती है, टूटने के बाद आपको बनाती है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन आपको बनाती है। ठीक है, और जब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होता है तब आपको ये बना कर देती है यूजुअली कीटोन, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होती, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी ऐसे लिख देता हूँ, ये आपको बना के देती है। देखिए जो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो एल्डिहाइड से आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, कीटोन का कीटोन, तो ये आपको बना के देती है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर दूसरा पार्ट कीटोन है तो कीटोन का वो कीटोन ही रह जाता है। ठीक, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में डिटेल के अंदर वो नहीं पूछता, यूजुअली वो यही पूछता है कि आपने डबल बॉन्ड तोड़ के क्या प्रोडक्ट आपने बनाया, वो उसी क्वेश्चन में फिर आगे कुछ कुछ बनाता है ना। आप यहाँ पे देखिए, अगर आप ओजोन के स्ट्रक्चर को देखें तो O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये आपका होता है ओजोन। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको क्या दिखता है? O, आपको क्या दिखता है? O डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आपका O, यहाँ पर माइनस और यहाँ पे आपका प्लस, ये दिखता है। अब अगर इस बॉन्ड को मैं इधर की साइड में तोड़ देता हूँ, इस बॉन्ड को मैं इधर की साइड में तोड़ देता हूँ तो आपको क्या दिखता है? आपको ये दिखता है O, सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका O, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर आपका प्लस, ये दिख रहा है आपको। चलिए अब एल्कीन को, कोई एल्कीन लेके आते हैं। जैसे एल्कीन यहाँ पर देखिए R CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हम यहाँ पे लेके आते हैं और उसके साथ हम इसको लेके आते हैं तो O यहाँ पर प्लस है, फिर आपका ये O, फिर आपका ये O, इस पर माइनस है। तो एल्कीन पर पहला अटैक किसका होता है? किसी पॉजिटिव चार्ज चीज़ का, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को इधर तोड़ेंगे, तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इस कार्बन पर माइनस आ गई तो इसको इसके साथ जोड़ दिया। ठीक, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस पर प्लस आ गया होगा, प्लस आ गया होगा तो हम इसको इस तरह जोड़ देते हैं। तो पहले आपके यहाँ पर क्या बनते हैं? पहला आपका ये बन जाता है R CH, सिंगल बॉन्ड हो गया है, CH, यहाँ पर आपका ये CH3, और ये कैसे जुड़ गया है? O O O, और ये आपका ऐसे जुड़ गया है, ऐसे जुड़ गया है। जुड़ने के बाद इसका क्या नाम है? इसका नाम है मोल ओजोनाइड, MOL, मोल OZONID, मोल ओजोनाइड है। मोल ओजोनाइड फिर फर्दर कुछ स्टेप्स, 2-3 स्टेप्स के बाद फाइनली आपका क्या बन जाता है? ये आपका ये बन जाता है R CH O, यहाँ पर आपका CH CH3, ये आपका फिर यहाँ पे O, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपका बन जाता है, बन गया। इसे बोलते हैं ओजोनाइड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड इसे बोलते हैं। और ओजोनाइड के अंदर ही फिर ये, जब हम रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जब हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, जब हम रिएक्शन करते हैं जिंक CH3COH H2O2 के साथ, तो इस टाइप से ये पार्ट जो टूट जाता है, इस टाइप से ये जो पार्ट है ये आपका यहाँ पे ऐसे टूट जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका 2 पार्ट में टूट जाता है। टूटने के बाद अगर आपने जिंक टाइप से यूज किया है तो जो प्रोडक्ट टूट के बनेंगे वो एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। अगर जिंक नहीं यूज किया है, H2O2 यूज किया है, तो आपके प्रोडक्ट एल्डिहाइड कीटोन वो बनेंगे, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको लिखिए।
हो गया? जोर कहाँ लिख रही हो पीछे के पन्ने पे? हाँ हैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखिए पूरा प्रोसेस मैं लिख देता हूं यहां पर। देखिए मान लो ये आपके पास एल्कीन है, आर सी एच डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर लगा हुआ है आपका CH3, यहाँ पर लगा हुआ है आपका CH3। तो अगर हम देखें एग्जैक्ट क्या क्या वो लिख सकता है, तो वो यहाँ पर पहले स्टेप में क्या लिखेगा, फर्स्ट स्टेप में O3 ओजोन लिखेगा, कॉमा यहाँ पर वो टेम्परेचर लिख सकता है -78 डिग्री सेंटीग्रेड, -78 लिख सकता है या -80 लिख सकता है ना। फिर उसके बाद और क्या लिख सकता है, CH2 Cl2 और मीथेनॉल CH3OH। ये दोनों क्या है आपको पता होने चाहिए क्या है ये, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्या है, ये क्या है, सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है। और सेकंड स्टेप में फिर क्या लिख सकता है, अगर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहा है तो वो लिखेगा जिंक कॉमा CH3COH, जिंक के साथ एसिटिक एसिड, या आप क्या ले सकते हैं जिंक कॉमा H2O, जिंक के साथ वाटर लिख सकते हैं, या आप क्या ले सकते हैं Me2S। Me2S का मतलब CH3 twice S, डाई मिथाइल सल्फाइड। इन तीनों में से कुछ भी ले सकता है और वो कुछ भी लिख सकता है, उसकी मर्जी। वो केवल O3 लिख के और यहाँ पे Me2S लिख सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये हो सकता है। क्या होगा, अब आपको क्या करना होता है इसमें, आपको इसमें करना होता है, आपको ये बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड आपको तोड़ने हैं पूरे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन लगानी है। एक ऑक्सीजन यहाँ लगानी है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे। तो ओले ओले हल्का होले ऐसा बोलना है, हल्का हो जाएगा ना, एल्कीन टूट जाएगा दो पार्ट में। तो आपको क्या बन जाएगा, आपका यहाँ पर बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O, एक एल्डिहाइड बन गया, प्लस यहाँ पर आपका क्या है O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर आपका CH3। ठीक है। कई बार वो आपसे बोलेगा कि मैंने एक एल्कीन है उसका ओजोनोलाइसिस किया और फलाने फलाने प्रोडक्ट बने, तो आप वापस एल्कीन कैसे बनाओगे। अगर आपको हैं क्या बनाओगे, तो आप क्या करोगे, RCH डबल बॉन्ड O ऐसा बनाओ, O डबल बॉन्ड C ऐसे बनाओ, ठीक है। और ये जो दोनों O दिख रहे हैं इनको आप हटा दो, इनको आप हटा दो, तो फाइनली आप किस पर आ जाओगे, आप आ जाओगे इस पर RCH, ये डबल बॉन्ड C, और आपका यहाँ पर CH3, और आपका यहाँ पर CH3। इस तरीके से आप एल्कीन मिल जाएगी, सिंपल। उनको बस जहाँ पर O लगाए थे वो हटा दो, अब डबल बॉन्ड लगा दो। दूसरा, जब वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करेगा तब क्या लिखेगा, तब यहाँ पर देखिए RCH डबल बॉन्ड C CH3। जब वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कर रहा होगा तब अगेन ऊपर वाली चीज़ तो वही, पहला स्टेप तो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा। O3 ओजोन है, साथ में आप -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, CH2 Cl2 और CH3OH ये सॉल्वेंट है। और सेकंड स्टेप में आपको वो क्या लिखता है, सेकंड स्टेप में आपको लिखता है H2O या H2O2, ये आपको लिखता है। यूजुअली वो H2O2 लिखता है। H2O2 बनने वाले जो भी उसको तोड़ता है और उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन वो समटाइम्स H2O भी लिख देता है। H2O क्यों लिख देता है, क्योंकि आपने जो एक्सेस ओजोन पास करी जिसकी वजह से सॉल्यूशन नीला हो गया था, इसका मतलब सॉल्यूशन में एक्सेस ओजोन है, और एक्सेस ओजोन H2O के साथ रिएक्शन करके अपने आप भी H2O2 बना सकती है।
ठीक है। लेकिन फॉर सेफ साइड वो H2O2 लिखता है, तो समटाइम्स H2O2 H2O, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम H2O2 लिखता है। अब जो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं वो ऑक्सीडाइज्ड बनाने हैं। देखिए अगेन, आप पहले तो प्रोडक्ट आप यही बना रहे होंगे, लेकिन इसमें से इन्हें ऑक्सीडाइज करना है। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर आपके बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो RCHO के बजाय RCOOH ये आप बनाएंगे, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, आपका यहाँ पर बनेगा RC डबल बॉन्ड OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये तो कीटोन है ही, तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो ये एज इट इज ही आपका रह जाएगा। ठीक है, ये आपकी है कंप्लीट ओजोलिसिस। लिखिए इसको। सम कॉमन कंपाउंड्स, मान लो वो आपको रिएक्शन उसमें बोल रहा है कि एक एल्कीन है जिसका ओजोनोलिसिस करने के बाद आपका 1 मोल ग्लाइओक्सल और 1 मोल एसिटिल्डिहाइड और 1 मोल एसीटोन बनता है ना। तो एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, क्या होता है एसिटिल्डिहाइड? वो कहता है कि एसिटिल्डिहाइड बनता है, एसीटोन बनता है और ग्लाइओक्सल बनता है। तो बताइए एसिटिल्डिहाइड क्या होता है, बताइए एसीटोन क्या होता है? तो ग्लाइओक्सल तो पता ही नहीं होगा। देखिए 12th पास करके आए हो भाई, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम है एसीटोन, ACETONE, एसीटोन। यहाँ पर देखिए CHO, इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्लाइओक्सल, आपको पता होना चाहिए। ग्लाइओक्सल। COOH, इसका क्या नाम है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पढ़ाया था ये, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। जैसे मान लो ये CH2OH, इसका कौन नाम बताएगा? तीनों एक जैसे है ना, कंफ्यूजन करते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल,
ठीक है। हाँ, हालांकि इथाइलिन ग्लाइकोल तो नहीं बनेगा, लेकिन ये सब बन सकते हैं। लेकिन ये तीनों कॉमन एक जैसे से लगते हैं, तो इनके नाम में कई बार कन्फ्यूजन आया था, तो क्रिस्टल क्लियर पता होने चाहिए क्या क्या बन रहा है ना। तो कई बार क्वेश्चन देगा और क्वेश्चन में बोल देगा कि एक एल्कीन जिसका ऑर्गेनाइसिस करते हैं तो हमारे पास 1 मोल ग्लाइकोजल बनता है, 1 मोल एसीटोन, 1 मोल एसिटिल्डिहाइड। तो आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम जो बन रहे हैं ये कंपाउंड क्या है, तभी तो आप बना पाएंगे, है ना। हो गया। चलिए लिखिए। देखिए, जब भी वो बोलेगा केवल ओजोनोलाइसिस, जब भी वो केवल बोलेगा एक एल्कीन है उसको ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो वो हमेशा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ही होता है। ओजोनोलाइसिस के रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए डिफ़ॉल्ट में ओजोनोलाइसिस बोलता है। लेकिन जब उसे करना होगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो वो प्रॉपर्ली बोलेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अदरवाइज अगर ए वाले ओजोनोलाइसिस बोलेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिडक्टिव क्या है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो लिखिए एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस, एन एल्कीन ऑफ ओजोनोलाइसिस form 1 mole of each, form 1 mole of each, 1 mole of each acetaldehyde, comma acetone and glyoxal, and glyoxal. Deduce the structure of alkene. Deduce the structure of alkene. बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन है, बताइए एल्कीन क्या बन रही होगी। हो गया, दिखाओ क्या बनाया है, बनाया नहीं। तोड़ो जरा इसको, तोड़ने पे बताओ कि कैसे बनेंगे एक एक मोल इसके।
इन तीनों प्रोडक्ट में मिला के कितने डबल बॉन्ड O दिख रहे हैं? C डबल बॉन्ड O कितने दिख रहे हैं? 4 हैं, तो फिर एल्कीन में कितने डबल बॉन्ड रहे होंगे? एक डबल बॉन्ड टूटता है तो 2 O आ जाते हैं ना, तो 2 डबल बॉन्ड रहे होंगे, 2 जगह से भी टूटे तो 2 O उधर 2 उधर। अब ये जो आपका एसिटिल्डिहाइड है इसके पास तो एक O है, तो क्या ये बीच में हो सकता है? ये किनारे पे ही हो सकता है, किनारे पे डबल बॉन्ड टूटा अलग हो गया, एसीटोन टूटा अलग हो गया, बीच में कौन होगा? ग्लाइओक्सिल। तो यहाँ पर क्या होगा? CH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा? O डबल बॉन्ड C CH3 बना लो। इससे O हटा दो, डबल बॉन्ड लगा दो वहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, कॉमा फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइओन, विसिनल डाइओन्स, फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाइओल। विसिनल डाइओल क्या होंगे? एडजेसेंट कार्बन पर, हाँ, और एडजेसेंट कार्बन पर जब OH ग्रुप लगा हो तब उन्हें बोलेंगे विसिनल डाइओल। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने एक ये एल्कीन ली है ना, आपने एक ये एल्कीन ली हुई है, ये एल्कीन ली हुई है, ठीक है। ये एल्कीन मैंने जानबूझ के ली है जिससे कि मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो यहाँ पर एल्कीन है तो ये आपका H लगा हुआ है, ये आपका H लगा हुआ है। ये पूरी रिंग बोर्ड के प्लेन में मान सकते हैं अगर पेंटागन को प्लेन में मान रहे हैं। और ये दोनों H कहाँ हैं? ये दोनों H कहाँ हैं? बोर्ड के प्लेन से ऊपर, नीचे या प्लेन में? प्लेन में, ठीक है। 3 तरीके से आप विसिनल डाइवल्स बना सकते हो। पहला देखिए, पहली रिएक्शन यहाँ पर है, आप इसके साथ करते हो OSO4, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है ये, है ना। OSO4 के साथ पिरिडीन और रहता है ना, पिरिडीन, वो केवल OSO4 भी लिखेगा। और नेक्स्ट आपका है Na2SO3 और .H2O, ये आपका ही रहता है, Na2SO3 .H2O, ये आपका रहता है। दूसरा आपका है, दूसरे में यहाँ पर आपका है, दूसरा तरीका है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन, दैट मीन्स OH माइनस लिख देगा या सिंपल एल्कलाइन, KMNO4। ये जो कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMNO4 है, इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना नाम है बेयर्स रिएजेंट। क्या नाम है इसका? बेयर्स रिएजेंट इसका नाम है, BAYER, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और तीसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? तीसरा तरीका यहाँ पर हो सकता है CH3COOOH,
परोक्सी एसिड्स, है ना, CH3COH और यहाँ पर आपका MCPBA के स्ट्रक्चर में बना के दिखाऊंगा। ये परोक्सी एसिड्स हैं, दो होते हैं तो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, जब एक और हो जाता है तो परोक्सी एसिड्स है ना। और सेकंड स्टेप पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर है H2O, ठीक है। अब यहाँ पे बनता क्या है तो देखिए, ये आपकी एल्कीन थी, जब आप इसके OSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका मान लीजिए ये आपका H है, ये H पहले से लगा हुआ है, ये आपका H है, ये आपका बोलिए पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो दो OH लगते हैं वो एक ही साइड से लगते हैं, दैट मीन्स कैसा एडिशन हुआ, सिन एडिशन हुआ, है ना। दैट मीन्स सिन एडिशन के थ्रू आपके यहाँ पे जुड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका हुआ सिन एडिशन, सिन एडिशन हुआ। जब हम कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन केमोनोफोर लेके आते हैं बेयर्स रिएजेंट, तब भी आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या जुड़ता है आपका, तब भी किसके थ्रू ही जुड़ता है, सिन के थ्रू ही जुड़ता है, तब भी किसके थ्रू जुड़ता है, सिन के थ्रू जुड़ता है। H यहाँ पर और आपके ये दोनों जो OH है वो एक ही साइड में आपके लग रहे हैं, दोनों OH आपके एक ही साइड में लग रहे हैं, तो ये आपका ये बना। यहाँ पर भी क्या होगा आपका सिन एडिशन आपका होगा। जब हम इसके साथ करते हैं तब आपका ये अपोजिट में लगते हैं, तो ये ऐसे, तो ये आपका H पहले से ऐसे था, तो यहाँ पर आपका H है। अब यहाँ पर जो आपका ये है, यहाँ पर आपका एक OH दिखेगा, यहाँ पर आपका एक OH इधर, और यहाँ पर आपको ये दिखेगा आपका ये H। यहाँ पर आपका होता है एंटी एडिशन, यहाँ पर क्या होता है आपका एंटी एडिशन होता है, ठीक है। पहले मैं इनको बता देता हूँ ये जो है ये परोक्सी एसिड क्या होते हैं, परोक्सी एसिड, परोक्सी एसिड आपके होते हैं जैसे कि ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, परोक्सी एसिड है ये, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब भी परोक्सी एसिड का ऑक्सीजन जुड़ता है कहीं पर तो ये वाला ऑक्सीजन जुड़ता है, इसका मैं स्टार कर देता हूँ, है ना। ये वाला ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डायरेक्ट H के साथ जुड़ा है वही केवल पार्टिसिपेट करता है, तो ये परोक्सी एसिटिक एसिड है। इसका क्या नाम है, परोक्सी एसिटिक एसिड है। दूसरा एक यहाँ पर है MCPBA, तो यहाँ पर क्या रहता है, बेंजोइक एसिड पहले होता है। बेंजोइक एसिड में क्या होता है, बेंजीन पर क्या लगाएंगे, अगर बेंजोइक एसिड बनाना तो बेंजीन पे क्या लगाएंगे, COH, और परोक्सी बेंजोइक एसिड लगाना तो बेंजीन पे क्या लगाएंगे, C डबल बॉन्ड OH। अगेन ये वाला ही हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है, तो ये है आपका परोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर मेटा पोजीशन पर एक Cl लगा होता है, इस Cl से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस ये कंपाउंड है मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम है मेटा क्लोरो, C कैपिटल बना लेते हैं CHLOR, मेटा क्लोरो परोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो MCPBA ये परोक्सी बेंजोइक एसिड्स हैं। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे कि इन दोनों में सिन होता है, इन दोनों में एंटी होता है, तो थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म या स्ट्रक्चर टाइप से कुछ अगर पता हो तो हमें रिमेंबर रह जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनता है, इस वाले में कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म देखिए, ये कैसे जुड़ता है। ये आपका ये रहता है ना, ये रहता है यहाँ पर, ये आपके H इधर लगा हुआ है, H आपका इधर लगा हुआ है। यहाँ पर जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, इसका नाम क्या है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, ओस्मियम मेटल है ये, ओस्मियम के साथ ये बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बॉन्ड आपका पार्शियल ऐसे हो रहा है, यहाँ पर आपका जुड़ रहा है, यहाँ पर आपका जुड़ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों ऑक्सीजन एक ही साइड से जुड़ रहे हैं, और एक ही साइड से जुड़ रहे हैं तो फाइनली इतना तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिन एडिशन ही हो रहा होगा, ठीक है। तो याद रह जाएगा इससे कि सिन होएगा। अगला देखिए, इसमें देखिए, इस वाले में भी आपका क्या होगा, इस वाले में आपका ये है, ठीक है, आपका यहाँ पर ये H है, यहाँ पर आपका ये H है, तो यहाँ पर MnO4 माइनस, तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O,
और आपका O माइनस, MnO4 माइनस। तो MnO4 माइनस में भी देखोगे तो ये किधर से जुड़ रहा है, दोनों किधर से जुड़ रहे हैं, एक ही साइड से। और अगर एक ही साइड से जुड़ रहे हैं तो कैसा एडिशन होगा, चेन एडिशन होगा। अब तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में यहां पर आपका क्या होता है, ये आपका ये H है, ये आपका ये H है। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं पेरोक्सी बेंजोइक एसिड के साथ, जैसे कि ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH, इस ऑक्सीजन को मैं स्टार भी बना देता हूं। तो पहले ये ऑक्सीजन एक साइड से आके जुड़ जाती है, ऑक्सीरेन बनते हैं। पहले क्या बनते हैं आपके, ऑक्सीरेन बनते हैं। जब एडजेसेंट कार्बन के बीच में O लग जाता है तो पहले आपके बनते हैं ये, है ना, ये आपका क्या है, H यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है आपका H लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका देखिए पहले आपका ये लगता है O, और स्टार भी लगा देता हूँ, ठीक है। पहले ये ऑक्सीजन यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है एक डायरेक्शन में, और वैसे कि वो ऑक्सीजन ऐसा तो लग नहीं सकती कि इधर यहाँ पे ऐसा लग जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो आपने लिया हुआ है H2O, तो इसे OH2 लिख देता हूँ। ये H2 एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इधर से अटैक करता है, तो ये बॉन्ड आपका इधर खुल जाएगा, ठीक है। वो एक साइड में लगा हुआ, तो अब ये इधर से अटैक करेगा तो ये इधर खुल जाएगा। तो अब वैसे कि एक OH इधर, तो एक OH आपको इधर दिखेगा। तो आपको फाइनली क्या दिखेगा, आपको फाइनली ये एंटी एडिशन में आपको लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर ये क्या है, H है, तो आपको एक ये OH आपको इधर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर लेकिन एक OH ये आपका इधर से आया है वाटर के थ्रू, और एक यहाँ पर आपका ये, यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको H दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको एंटी, है ना, इस तरीके से आपका एंटी एडिशन हुआ है, ठीक है। तो मैकेनिज्म अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी रहेगा तो आपको याद रहेगा कि सिन कहाँ होता है और एंटी आपका कहाँ होता है। देखिए
हो गया। चलिए अगली रिएक्शन में चलते हैं। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो टेक्स्ट लिखिए 2 लाइन का इसमें। लिखिए NBS कैपिटल में लिखना है, NBS ब्रैकेट में लिखिए N कैपिटल N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, N कैपिटल N ब्रोमोसक्सिनिमाइड ब्रैकेट क्लोज इज अ रिएजेंट, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड इज अ रिएजेंट used for specific purpose of brominating at allylic and benzylic positions, full stop. Reaction is usually carried out at 70 degrees centigrade. Reaction is usually carried out at 70 degrees centigrade. तो देखिए पहले सक्सेनिक एसिड जानते हो, सक्सेनिक एसिड ओम्स गैप में नहीं पढ़ाया था? OMS, S स्टैंड्स फॉर क्या? हाँ, तो ये 2 OH आएंगे यहाँ पर। क्या नाम है इसका? सक्सेनिक एसिड, इसकी अगर मैं NH2 हीट विद हीट के साथ रिएक्शन कर दूं तो C डबल बॉन्ड OH बदल जाते हैं C डबल बॉन्ड O NH2 में, है ना। तो यहाँ पर देखिए CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम क्या हो जाता है? सक्सिनेमाइड, SUCCINAMID एमाइड, सक्सिनेमाइड। ठीक है, इसका नाम हो जाता है सक्सिनेमाइड, क्योंकि क्या है ये? एमाइड है। इस कंपाउंड को अगर आप हीट कर दो तो यहाँ से NH2 और यहाँ से H निकल जाता है और ये जुड़ जाता है ऐसे। क्या बन जाएगा? अब मैं ऐसे बना देता हूँ इसको, ये तो ये आपका ये
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपका N और यहाँ पर आपका H। समझ में आ रहा है? NH3 यहाँ से और H यहाँ से, तो ये दोनों जुड़ गए, ऐसे ही बन गया। इसका क्या नाम है? इन्हें क्या बोलेंगे अब? ये है इमाइड, ये है इमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा सक्सिनिमाइड, SUCCINI। ठीक है, आई को मैं कैपिटल बना दूंगा, IMID, सक्सिनिमाइड। यहाँ पर देखो ए एमाइड है, ये क्या है? एमाइड है, ये एमाइड, ये इमाइड। ठीक है, अब इसी में आप अगर H को हटाकर Br लगा दें तो फिर ये हो जाएगा N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, है ना। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर लगा दिया हमने Br, तो इसका नाम हो जाएगा N ब्रोमो, जो ब्रोमीन है वो N नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, SUCCINIMID, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो ये है हमारा रिएजेंट। मैंने इसलिए बताया कि आपको बिल्कुल फॉरेन मॉलिक्यूल ना लगे, फॉरेन सब्सटेंस लगे, ये क्या चीज़ होती है? N ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड, N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ये जो कंपाउंड है आपका, ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे H हटा के Br लगा देता है। तो देखिए R CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन जो होता है CH2, है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन होता है। तो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये क्या है? एलाइलिक, ये आपका एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे NBS क्या करेगा? NBS आपका यहाँ पर जो H है, एक H हटाकर Br लगा देगा, तो उसके साथ हम यहाँ पर क्या लेंगे? इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NBS। तो यहाँ पर ये क्या बना देगा? देखिए ये है आपके पास NBr है, ये है आपके पास डबल बॉन्ड O यहाँ पर, डबल बॉन्ड O यहाँ पर। NBS के साथ जब रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन यूजली CCl4 और 70 डिग्री पर आपकी ये चलती है ना, तो आपका ये बन जाता है R CH, यहाँ पर एक Br लग जाएगा और यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH2। और ये जो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है किसमें? सक्सिनिमाइड में, है ना। वो जो H निकला है वो अब एक तरीके से यहाँ मिल जाएगा, तो ये खुद बन जाता है सक्सिनिमाइड। उसी तरीके से रिएक्शन यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है CH2 और यहाँ पर आपका मान लो लगा हुआ है यहाँ पर CH3, ये आपके पास है कंपाउंड। ठीक है, तो बेंजाइलिक कार्बन बताइए कौन सा होगा? ये पहले वाला या दूसरे वाला? पहले वाला। ये आपका है बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, तो ये आपका है बेंजाइलिक, ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है। तो अगेन NBS क्या करेगा? NBS इस कार्बन पर आपका क्या लगा देगा? इस कार्बन पर आपका Br लगा देगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेम वही कंडीशन, यूजली CCl4 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, तो आपको बना कर देगा ये CH, यहाँ पर एक Br लग जाएगा और आपका यहाँ पर ये CH3, और ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है इसमें। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी है, लिखिए इसको। चल रहा है
हो गया? नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। देखिए ये जो एलाइलिक या बेंजाइलिक वाला हाइड्रोजन होता है, ये बॉन्ड, ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल से चलती है ना। और ये जो बॉन्ड है ये होमोलिटिकली ज़्यादा आसानी से टूट पाता है, ज़्यादा आसानी से टूट पाता। तो जो NBS है वो केवल जो वीकेस्ट बॉन्ड है उनको ही तोड़ने में सक्षम है। तो केवल ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन के हाइड्रोजन को ही फ्री रेडिकली तोड़ पाता है। तो केवल वहीं पर हमें ब्रोमिनेशन देखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये है ना। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला भी तो H टूट सकता था, लेकिन ये इस बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लगती है। इस वाले कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कम एनर्जी लगती है। तो NBS वीक बॉन्ड ही तोड़ पाता है। तो केवल ये एलाइलिक और बेंजाइलिक पे ही हमें देखने को मिलता है। तो लिखिए इसमें NBS is only able to break, NBS is only able to break weak allylic and benzylic carbon hydrogen bond, weak allylic and benzylic carbon hydrogen bonds, full stop. So, comma, NBS does bromination. So NBS does bromination only at allylic and benzylic position. Only at allylic and benzylic positions. Allylic and benzylic positions. Full stop. नेक्स्ट लिखिए सेकंड। ये जो रिएक्शन है फ्री रेडिकल से चलती है, तो रिएक्शन के बीच में आपका फ्री रेडिकल बनेगा और फ्री रेडिकल रेजोनेंस के थ्रू दूसरा एक फ्री रेडिकल बना सकता है। पता है, एक फ्री रेडिकल रेजोनेंस अगर उसके एडजेसेंट उस पर है तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन की तरह तो रीअरेंजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू एक इंटरमीडिएट से दूसरा बना सकता है। तो लिखिए इसमें ड्यूरिंग द ब्रोमिनेशन comma carbon free radical is formed full stop. So there is possibility of rearrangement. And more than one product can be formed. तो देखिए, इसको ध्यान से देखना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। हम यहाँ पर NBS के साथ रिएक्शन यहाँ पर कर रहे हैं, प्लस के NBS और 70 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ या यहाँ एक ही बात है, अलग बात है?
एक बात है। तो एक फ्री रेडिकल हम यहाँ पर बनाते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपका CH2, ये फ्री रेडिकल आपका बनता है। इसमें बोल देता हूँ इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 1 बोल देता हूँ। क्या ये फ्री रेडिकल चेंज होकर दूसरा फ्री रेडिकल बना सकता है? ये दूसरा फ्री रेडिकल बना सकता है। क्या बना सकता है? ये आपका CH3 CH, यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर आपका CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना सकता है। इसे मैं इंटरमीडिएट 2 बोल दूं, इंटरमीडिएट 2। चलिए बताइए मुझे इंटरमीडिएट 1 और इंटरमीडिएट 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है? 2 ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस भी है और उसके पास 3 अल्फा H भी हैं। 4 कहाँ है? ये कभी नहीं निकलता, सैचुरेटेड कार्बन से जुड़े हुए ही हाइड्रोजन केवल निकलते हैं और उसके पास केवल रेजोनेंस है, ओनली रेजोनेंस। यहाँ पर इसके पास रेजोनेंस भी और हाइपर कंजुगेशन भी। तो ये आपका लेस स्टेबल है, इसके पास क्या है? रेजोनेंस है और अल्फा मतलब एक तरीके से हाइपर कंजुगेशन नहीं है, है ना। इसके पास रेजोनेंस है और हाइपर कंजुगेशन भी इसके पास है, तो ये मोर स्टेबल। ये आपका क्या है? लेस स्टेबल है और ये आपका मोर स्टेबल है। चलिए अब रिएक्शन आगे चलेगी। Br जो फ्री रेडिकल है, फिर आगे यहाँ पे हमें जोड़ना होगा। Br फ्री रेडिकल को जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा आपके पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 Br। यहाँ पर बनाइए CH3 CH Br और CH डबल बॉन्ड CH2। 2 एल्कीन बनी। बताइए एल्कीन 1 इसे मैं बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ एल्कीन 1 और यहाँ पर क्या है? एल्कीन 2। एल्कीन 1 और एल्कीन 2 में कौन ज़्यादा स्टेबल एल्कीन है? टू ज़्यादा स्टेबल है। हाउ? कैसे? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? कोई तुरंत पूछता है कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल, तुरंत क्या आता है? अल्फा H। पहले वाली एल्कीन के पास कितने अल्फा H हैं और दूसरी वाली के पास 1। तो पहली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है, दूसरी एल्कीन कम स्टेबल है। तो ये एल्कीन आपकी मोर स्टेबल है और ये एल्कीन आपकी लेस स्टेबल है। अब आप बताइए कि आप कहाँ जाएंगे, क्या प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे? इसमें इंटरमीडिएट कम स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। इसमें इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट कम स्टेबल है। जब ऐसी दुविधा में आप फंसेंगे तो आप कहाँ पर, कौन से रूट से जाएंगे? यह है पाथ 1, यह आपका पाथ 1 है। पाथ 1 के थ्रू आप जा रहे हैं, या आपके पास अब ये है पाथ 2, है ना। ये आपके पास है कि आप यहाँ से इसे कन्वर्ट करेंगे ये, और यहाँ से फिर जाते हुए आप बनाएंगे पाथ 2। पाथ 1 से जाएंगे या पाथ 2 से जाएंगे? नहीं, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, है ना। जब भी ध्यान रखिएगा ये बात, जब भी इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, वहीं साथ में इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल, प्रोडक्ट कम स्टेबल है, 2 पाथ बन रहे हैं, तो हमेशा रिएक्शन इस तरीके से चलती है। एट लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो है ना, तो पाथ 2 चलेगा, पाथ 2 चलता है ना, पाथ 2 चलता है। और इन्हें बोलते हैं KCP, प्रोडक्ट को बोलते हैं KCP, है ना, काइनेटिकली
काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और जब भी हाई टेम्परेचर रहता है, एट हाई टेम्परेचर तो चलता है आपका पाथ 1, इन्हें बोलते हैं TCP, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये गरीबी है एट लो टेम्परेचर, मतलब गरीबी, और ये हाई टेम्परेचर मतलब अमीरी, यही है ना। चलिए इसे उदाहरण समझते हैं। एक जगह है जहां की जनता गरीब है ना, जहां की जनता क्या थोड़ी सी गरीब है, वोटिंग का टाइम आ रहा है, जो कैंडिडेट है वो जो है साड़ी, कपड़े, शराब ये सब बंटवा देता है, जनता तुरंत खुश हो गई। माइंडसेट उसका छोटा है, उसे ये नहीं पता कि 5 साल में ये गवर्नमेंट काम करेगी नहीं करेगी, वो तुरंत का फायदा देती, तुरंत क्या फायदा हो गया, मुझे 1000 रुपये मिल गए, तुरंत जाकर उसको वोट डाल देगी। जहां पर जनता कम एजुकेटेड है, गरीब है, वो तुरंत का फायदा देखती है कि तुरंत का फायदा क्या मिल रहा है, बाद में तो पता नहीं क्या करेंगे नहीं करेंगे, तुरंत हमें फायदा मिल गया, भैया उसने 2-2 हज़ार रुपये बंटवा दिए। बाद में चाहे खराब हो रहा हो, चाहे सड़क टूटी पड़ी हो, चाहे कुछ भी सुविधा ना हो, बाद में फिर वो सब चलता है। तुरंत का फायदा का क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बना और इसमें ये ज़्यादा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट तुरंत बनते हैं तो मोर स्टेबल बना। अब मोर स्टेबल बन गया तो कम टेम्परेचर पर आपका मोर स्टेबल बन गया, उसके बाद ये बेशक लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने तुरंत का देखा कि तुरंत क्या बन रहा है, तो लो टेम्परेचर पर आपका ये वाला रूट चलता है ना, गरीबी वाली जनता में, है ना, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जहाँ की जनता अमीर है, कोई 2000 बांट रहा है, 1000 बांटो से फर्क पड़ेगा? कोई करोड़पति आदमी है, वो सब बोले कि ले 1000 मुझे वोट दे देना, वो डालेगा ऐसे? कभी नहीं डालेगा। वो सोचेगा कि ये आदमी 5 साल में क्या काम करने वाला है, फलानी सड़क बनेगी नहीं बनेगी, फलानी जगह पे स्कूल, जो भी सुविधाएं होती हैं वो सब होंगी नहीं होंगी, वो दूर की सोचेगा कि फाइनली हमें क्या मिलने वाला है। तो जहाँ की जनता अमीर है, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनली क्या होगा उसके बारे में सोचती है। तो अमीरी है तो वो ये नहीं देखती कि इंटरमीडिएट कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट क्या है मेरा। तो फाइनल प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा स्टेबल है उस पर चलती है ना। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 70 डिग्री सेंटीग्रेड एक हाई टेम्परेचर है ना। तो 70 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर है, तो हमेशा इस रिएक्शन में आपका क्या चलता है, पाथ 1 चलता है ना। तो पहले ये लिख लीजिए, फिर टेक्स्ट है मैं लिखा दूंगा। चलो ये चलता रहा। तो इसमें यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर।
तो क्योंकि ये रिएक्शन 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है और 70 डिग्री सेंटीग्रेड एक ठीक ठाक हाई टेम्परेचर है, तो रिएक्शन अमीरी वाले पाथ से जाती है। अमीरी वाले पाथ मतलब मोर स्टेबल प्रोडक्ट उसका मेन उद्देश्य है। तो इसमें लिखिए मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट as reaction is carried out at high temperature of 70 degrees centigrade. Comma, at high temperature a less stable intermediate can easily cross over the energy barrier and form more stable product as the major product.